साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से समझेंगे एक महत्वपूर्ण विषय को। और जो विषय चल रहा था जीव विज्ञान के अंतर्गत, उसी में आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। और इस टॉपिक को पढ़ें, देखें और याद रखें एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और अपने जीवन को अच्छे रूप में जीने के लिए। क्योंकि जितना एग्जाम में ये मदद करेगा, उससे ज्यादा आपको मदद करेगा आपके लाइफ को अच्छे से, सुंदर से, आनंदमय व्यतीत करने में। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ हमने कहा है, स्वास्थ्य से बड़ा आज जीवन में या दुनिया में कुछ भी नहीं। और इसलिए आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता। और भारत के लिए तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत को इस बीमारी का राजधानी कहा जाता है। तो इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है बीमारी और कैसे इसको हम समझें और कैसे इससे बचने का प्रयास करें, ताकि जीवन में ये बीमारी न लगे और हम एक अच्छा जीवन जी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक चल रहा था, आपको याद होगा पिछले क्लास में जो कंटिन्यू देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे थे पैनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, तो उसी रूप में इसको देखना। तो पैनक्रियाज में हमने स्ट्रक्चर बता दिया था आपको कि पैनक्रियाज क्या है, ग्लैंड है, किस प्रकार का है, उसका कलर कैसा है, वजन कैसा है, किस रूप में इसको देखा जाता। आज हम लोग जो बात करेंगे मुख्य रूप से वो पैनक्रियाज के फंक्शन पर बात करेंगे। तो फंक्शन देखना, और फंक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम का। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, ये ध्यान रखना। तो फंक्शन पढ़ना है, और हम बार बार कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ होता है तो वो फंक्शन होता है। कपड़ा, सुंदरता या जीवन में जो दिखावा करते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं। आप कितना अच्छा काम करते हैं, क्या आपका व्यक्तित्व है, काम से बोलता है वो व्यक्तित्व, और काम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अक्सर सुनते हैं काम प्यारा के चाम प्यारा, हम कहते हैं बार बार कि बहुत अच्छा सुंदर चेहरा हो और किसी काम का ही ना हो तो कोई फायदा नहीं। और चेहरा अच्छा भी ना हो लेकिन काम अच्छा करता हो तो उसके लिए अलग से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और उसी चीज को ध्यान रखना। इसलिए स्ट्रक्चर को जितना ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान फंक्शन पर देना। और फंक्शन आज किसका पढ़ेंगे? पैनक्रियाज का। तो फंक्शन मतलब कार्य और पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। मतलब क्या पढ़ना है? अग्नाशय का कार्य पढ़ना है। तो हिंदी भी हम थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, अग्नाशय का कार्य। क्योंकि कुछ लोगों को अंग्रेजी में दिक्कत है और कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत, और इसलिए दोनों लेकर चलना पड़ता। तो ये चलें और देखते हैं फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। तो पहले तो एक सवाल बताएं आप लोग कि पैनक्रियाज कैसी ग्रंथि है। तो हमने कहा था कि पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि, जिसमें दो तरह के स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर जो इंडोक्राइन का काम करता है और दूसरा स्ट्रक्चर जो एक्सोक्राइन का काम करता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। इसी के चलते इसको हमने कहा था कि मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब ये जो फंक्शन जो करेगा दो पार्ट में बट कर करेगा। और पहला पार्ट जो है वो है इंडोक्राइन पार्ट। क्या नाम है? इंडोक्राइन पार्ट। तो हम सब कुछ बताए थे, ध्यान रखना है। इंडोक्राइन क्या है, किस रूप में इसको समझते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। इंडोक्राइन को हिंदी में अंतःस्रावी कहते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं वो पीछे से वीडियो को देखें सिस्टमेटिकली, तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अगर पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, चुकी ये टर्म आप नहीं समझते तो परेशानी होगी। तो पहले का वीडियो देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो इंडोक्राइन पार्ट, और दूसरा जो है वो है एक्सोक्राइन पार्ट। ये सब हम बता चुके हैं आपको पिछले क्लास में। एक्सोक्राइन पार्ट, तो दो पार्ट है, और यही दो पार्ट पढ़ लेंगे फंक्शन के तौर पर, तो पैनक्रियाज का काम कंप्लीट हो जाए। और हमने कहा था कि इंडोक्राइन पार्ट जो होता है पैनक्रियाज का, उसको क्या कहते हैं? जीएस में पूछता है कि पैनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट को कहा जाता है क्या? क्या नाम है? तो आंसर कीजिए। नाम है आइजलेट्स ऑफ
लैंगरहैंस, ये ध्यान रखना है, ये पूछेगा ना। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंडोक्राइन पार्ट का। तो आइलैंड मतलब द्वीप होता है, और द्वीप छोटा हो जाए तो उसको आइलेट्स कहते हैं। तो आइलेट्स मतलब द्वीप का छोटा, दीपिका, और ये वैज्ञानिक का नाम है लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है हिंदी में किसको? इंडोक्राइन पार्ट, जो अंतःस्रावी भाग है किसका? पैंक्रियाज का। जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसका एक नाम है, और इसे एसिनी कहा जाता है। तो दोनों का नाम याद रखना है। पहला काम तो यही है आपका कि दोनों पार्ट्स का नाम आप याद रखें। स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं कि एसिनी कहां होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां होता है, कैसे इसका फंक्शन है और कैसे बनावट, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को मुख्य रूप से इन दोनों का फंक्शन पढ़ना। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। इंडोक्राइन पार्ट ध्यान रखना, तो इसी को पहला शुरू करने जा रहे हैं, और पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम है इंडोक्राइन पार्ट। तो इंडोक्राइन पार्ट का क्या नाम? तो आइलेट्स ऑफ लैंगर है। क्या करेगा ये? तो ये एक अंतःस्रावी भाग है, और अंतःस्रावी भाग होने के कारण इसको जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये कुछ विशेष लिक्विड का निर्माण करता है। और जो निर्माण करता है लिक्विड का, उसमें 3 तरह के लिक्विड है, और 3 तरह के लिक्विड के लिए इस इंडोक्राइन पार्ट में जो कोशिकाएं हैं वो 3 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। मतलब इंडोक्राइन पार्ट जो है वो 3 प्रकार की कोशिका से बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो कितने प्रकार की कोशिका? तो 3 प्रकार, और तीनों का अलग अलग फंक्शन है, और कुछ क्रियाएं अलग है, इसलिए इसको 3 भाग में बांटा गया है। सब इंडोक्राइन पार्ट ही, सब पैंक्रियाज का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें जो है ये 3 तरह के सेल, और ये 3 तरह के सेल को बांटने के लिए एक इंपॉर्टेंट काम किया जाता है। और वो काम जो है नॉर्मली तो आपको पूछेगा नहीं, लेकिन चूंकि आप कमीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो कमीशन के स्तर तक सोचना होगा। तो मैलेरी अजान अस्टेन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो यूपीएससी वगैरह में पूछेगा, बीपीएससी में पूछेगा, सचिवालय में पूछेगा, ग्रुप डी वगैरह में हो सकता है ना पूछे। तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये कमीशन के लिए हम पढ़ा रहे हैं कि आप 0 लेवल से हीरो लेवल तक, एकदम नीचे से शुरू करके हायर जो एडवांस लेवल होता है बायो का, वहां तक जाए। इसके बाद जो बचेगा फिर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा अलग से। डॉक्टर बनना होगा तो थोड़ा और ज्यादा डिटेल जाना पड़ेगा, लेकिन इतना पढ़ लें कि आपको यूपीएससी लेवल तक का सवाल भी आसानी से बना सकें, तभी जाकर के आपका काम होगा। क्वेश्चन जब पूछता है तो लड़के इधर उधर झांकने लगते हैं क्लासरूम में, कहते हैं कि सिलेबस से बाहर पूछ दिया सवाल। तो पहला तो ध्यान रखना है कि जीएस का कोई सिलेबस नहीं होता है, क्या पूछेगा कहना मुश्किल है। और वो जो तोता वाला हाल है, ट्रिक बना करके रट करके, वैसे तो जीएस में नहीं निकलेगा सवाल, कम से कम कमीशन बीपीएससी तो नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना है कि चीजों से बचें और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, पूरी तरह से बेसिक फीचर पर ध्यान। तो यहां पर ध्यान देना है कि मैलेरी अजान स्टेनिंग किया जाता है। स्टेनिंग होता है कलर के द्वारा चीजों को पहचानने का तकनीक, और ये अजान स्टेन जो होता है इसके द्वारा पता चलता है कि इंडोक्राइन पार्ट जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 3 तरह की कोशिका, और 3 तरह की कोशिका जो है इसको जब बांटेंगे तो पहला कोशिका मिलेगा अल्फा सेल, ध्यान रखना। दूसरा जो कोशिका है वो बीटा सेल, तो अल्फा सेल, बीटा सेल। और तीसरा कोशिका तो बहुत लोग कर रहे हैं गामा सेल। तो अल्फा बीटा के साथ गामा ही रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, वो केमिस्ट्री में होता है, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा। और यही कंफ्यूजन हो जाता है, यही गलती करते हैं हम। जब भी क्लास लेते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पूछते हैं तो यही बताते हैं कि गामा ही है यहाँ पर। और इसी तरह के एग्जाम में भी गलतियां हो जाती है, यहाँ गामा नहीं है, यहाँ पे तीसरा डेल्टा सेल है। तो अल्फा है, बीटा है और डेल्टा, और तीनों का स्टेनिंग किया जाता है। किसका? ये तीनों सेल के साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म हम साइटोलॉजी में आपको पढ़ा चुके हैं, क्या होता है साइटोप्लाज्म। तो हमने कहा था कि कोई एक सेल हो ऐसे, और सेल के बीच में न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो लिक्विड होता है, इसी लिक्विड को हम नाम देते हैं क्या? साइटोप्लाज्म।
कोशिका में केंद्रक के बाहर जो द्रव रहता है उसका नाम साइटोप्लाज्म, इसको कोशिका द्रव कहा जाता है। अब साइटोप्लाज्म को जब स्टेनिंग करेंगे, केमिकल डाला जाता है, मैलेरी अजान केमिकल होता है जो स्टेनिंग के लिए डालते हैं इस पर, तो तीनों सेल को निकाल लेते हैं और डालते हैं, स्टेन करते हैं। केमिकल जब डालेंगे तो जो नॉर्मली कलरफुल नहीं होता, ये वाटर जैसा होता है, क्रिस्टल साफ दिखे, जैसे अंडा फोड़ते हैं तो बीच में गोल जर्दी निकलता है और उसके बाहर क्या है, पानी जैसा चिपचिपा गाढ़ा लिक्विड होता है जो क्रिस्टल होता है। तो वही जो चिपचिपा क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट है वही साइटोप्लाज्म। अब जैसे ही मैलेरी अजान स्टेन को यूज करेंगे तो इस साइटोप्लाज्म ये तीनों का अलग अलग कलर में दिखेगा, और जब कलर दिखेगा उसके हिसाब से पहचान हो जाएगी कि कौन सी कोशिका क्या है और किस रूप में इसको पहचाना जाता है। तो अल्फा सेल को अगर स्टेन करेंगे तो अल्फा सेल जो होगा ये कलर देगा, प्रोटोप्लाज्म का कलर चेंज करेगा और ये कलर हो जाएगा कैसा, रेड कलर। जब बीटा सेल को चेंज करेंगे कलर डाल करके तो बीटा सेल ब्राउनिश हो जाएगा, और तीसरा डेल्टा सेल पर जब स्टेनिंग करेंगे तो इसका कलर जो साइटोप्लाज्म का होगा वो ब्लू हो जाएगा। तो केमिकल डालते हैं, वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, पकड़ते हैं कि कौन सा सेल कितना है, क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत उपयोग है। और यही ध्यान रखना है कि अल्फा सेल जब स्टेनिंग करते हैं, मैलेरी अजान स्टेन, कभी कभी पूछ देगा कि इंडोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियाज का, उसका अल्फा बीटा और डेल्टा का निर्धारण होता है किस स्टेनिंग से, तो मैलेरी अजान स्टेन से। और मैलेरी अजान स्टेन से साइटोप्लाज्म का कलर बदलता है, अल्फा सेल का कैसा, तो रेड हो जाएगा, बीटा सेल ब्राउनिश हो जाएगा और डेल्टा सेल ब्लू कलर में दिखने लगेगा इसका प्रोटोप्लाज्म। तो कहेंगे क्या है, अल्फा बीटा और डेल्टा की पहचान। अब यहां ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा और डेल्टा का नंबर जो होता है ये भी अलग अलग होता है। अल्फा सेल जो होता है ये टोटल कोशिका जो होगा उसमें इसका संख्या 10 से 15% होगा, ये ध्यान रखना। मतलब तीनों जितना रहेगा उसका 10 से 15% अल्फा सेल रहेगा। बीटा सेल जो होगा ये 60 से 70% तक रहता है, जबकि ये जो डेल्टा सेल है ये 5 से लेकर 10% तक वेरी करता। तो इतना तो आपको पढ़ना भी नहीं है, हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप फंसे नहीं, ट्रिक नहीं याद करें, ट्रिक याद करने से आप दिक्कत में पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है, यहां ट्रिक काम नहीं करता, ट्रिक होता है छोटे चीजों को, कुछ कुछ चीजों को याद करने के लिए, जिससे आप फैक्चुअल सवाल बना सकते हैं, वो सब बना लेता और रिजल्ट में और स्कोर करने में 2-3 नंबर का ही फासला होता है। रिजल्ट 1 नंबर से हो जाता और 1 नंबर से नहीं होता। तो ट्रिक बना करके, रट करके, वन लाइनर पढ़ करके जो सुपरफिशियल पढ़ते हैं वो स्कोर तो कर लेते हैं, 50-60% कर लेंगे, लेकिन जो 5-10% का फासला है वो तय नहीं होता उनसे, और उसके लिए विशेष गहराई से पढ़ने की जरूरत होती है। जो 5-10 सवाल डिसाइड करता है एग्जाम में रिजल्ट को, उसी के लिए आपको गहराई से पढ़ना होता है। कंपटीशन बहुत टफ है, तो इसको ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि अल्फा सेल रेड कलर स्टेनिंग के द्वारा देता है और इसकी संख्या 10 से 15%। बीटा सेल स्टेनिंग के द्वारा ब्राउनिश कलर देता है और इसका परसेंटेज 60 से 70%, और डेल्टा सेल ब्लू कलर देता है और 5 से 10%। तो पूछ दे कि आइलेट्स ऑफ लाइनर है पैंक्रियाज का जो है, इसमें सबसे अधिक कौन सेल होता है, यही पूछ दे आपसे। तो सबसे अधिक कौन से, तो यहां दिख रहा है सबसे अधिक 60 से 70% बीटा सेल, सबसे कम कौन, तो डेल्टा सेल 5 से 10%। और चूंकि है क्या ये इंडोक्राइन पार्ट, और इंडोक्राइन पार्ट का हमने कहा था कि काम क्या होता है, तो इंडोक्राइन पार्ट का काम है एक विशेष द्रव का निर्माण करना जिसको हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन से बहुत परिचित होंगे लोग, आज का जो समय है, जो पॉपुलेशन है, जो घर में लोग हैं, थायराइड से सब परिचित है। और थायराइड एक हार्मोनल बीमारी है, हार्मोन थोड़ा सा चेंज होता है पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो थायराइड जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम कि थायराइड क्या होता है, लेकिन यहां जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके ध्यान में रखकर, तो ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, और इंडोक्राइन ग्लैंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये जब भी निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, हार्मोन का। और ये हार्मोन के निर्माण के लिए 3 तरह के सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, और तीनों 3 तरह के हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। पहला हार्मोन जो अल्फा सेल बनाता है इसका नाम है
ग्लूकागोन। कौन हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। कौन बनाएगा? अल्फा सेल। ये ध्यान रखना है, कौन बनाता है? अल्फा सेल बनाता है। दूसरा बीटा सेल है, ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। नाम सुने होंगे, बहुत चर्चित है। हमने कहा आज भारत के लिए बहुत चुनौती है ये बीमारी, तो कैसे इसको देखते हैं। और तीसरा डेल्टा सेल, और डेल्टा सेल जो एक हार्मोन बनाता है उसका नाम सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो 3 हार्मोन हो गया, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। अल्फा सेल क्या बनाता है? ग्लूकागोन। बीटा सेल इंसुलिन और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन। और यही 3 हार्मोन के निर्माण के लिए पैनक्रियाज का ये इंडोक्राइन पार्ट काम कर रहा है कंटिन्यूअसली हमारे जीवन में। तो इसी को समझना है, आइलेट्स और प्लेगरहैंस में फंक्शन को। तो ये आपको इतना चीज पहले तो ध्यान रखें कि क्या है, कैसे काम कर रहा है, कौन हार्मोन कौन बनाता है, किसकी संख्या कितनी है, वो सेल को पहचानते कैसे हैं, कौन सा स्टेनिंग किया जाता है, ये सब आपको ध्यान रखना। इतना आपको किसी भी क्लास में, कम से कम जीएस में तो नहीं बताया जाएगा। आप कोई भी क्लास करके देख लें, आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। लेकिन आजकल सवाल मिलेगा, जब आप बीपीएससी में बैठेंगे, यूपीएससी में बैठेंगे, क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो मिलेगा। जब मिलेगा तो लगेगा कि बहुत गहराई से पूछ दिया। तो कितना गहराई से पूछा ये तो हम अब बता चुके। अब गहराई आपसे छुपा हुआ नहीं है, इतना तो कम से कम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप काम कर पाएंगे। और आपका रिजल्ट आज जैसे देख रहे हैं, सब लोग एक एक का बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। यूपीएससी में कौन टॉप किया, पढ़ते हैं क्या क्या किया वो। तो पढ़ने से, सुनने से और फेसबुक पर देखने से कुछ होगा नहीं, करना पड़ेगा खुद से। आज वो किए इसलिए आप उनको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। और जब कर रहे होंगे तो पता भी नहीं होगा कि वो कहां कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हमेशा यही कहा जाता है कि मेहनत इस प्रकार करो, इतना खामोशी से कि रिजल्ट शोर मचा दे। मतलब रिजल्ट मिले तो गांव स्तर, जिला, राज्य सब जान जाए कि कौन बच्चा है, कौन पढ़ता है, किसके पिताजी कौन है, कहां से रहता है, सब पढ़ना चाहता। तो ये तो पूरा गहराई से पढ़ने पर आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं और यहां जो काम करते हैं, अब यहां पर ये जो पढ़ के यही इसका फंक्शन था, तो ये फंक्शन हमारे जीवन में करेगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और इसी पर आपको फोकस करना है, कैसे ये शरीर में काम करेगा। तो शरीर का जो काम करता है, ये काम है एक ही चीज का, और वो है, हम नाम यहां लिख रहे हैं, नाम है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ध्यान रखना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करना, यही इसका काम है, को नियंत्रित करना। तो कंट्रोल करना है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। और यही ये तीनों मिलकर करेगा हार्मोन में, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। और ये तीनों करेगा अल्फा, बीटा और डेल्टा की मदद से। और इसी के लिए पैनक्रियाज का ये इंडोक्राइन पार्ट काम कर रहा है। तो ध्यान रखना है कि पैनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट का जो काम है वो क्या है, तो शरीर में ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करना, कि ग्लूकोज लेवल कैसा है और जितना है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी के लिए सारा काम कर रहा है। तो इसी को यहां पर हम लोग को समझना है। तो अब तो यहां पहले तो समझना है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल होता क्या है और ये ग्लूकोज का फंक्शन क्या है। तो ये तो हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में, जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र, तो वहां हम ग्लूकोज के बारे में डिटेल बताएंगे कि क्या यूज है। यहां जो पढ़ना है वो पढ़ना उस ग्लूकोज के नियंत्रण को समझना है कि कैसे नियंत्रित होगा। तो अब ध्यान दें कि पहले तो समझना है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल होता क्या है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो है ये जीवों में, जो जानवर होते हैं उसमें एनर्जी का ईंधन है। ये ध्यान रखना, एनर्जी का ईंधन, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो किसकी वजह से, ग्लूकोज की वजह से। पहला तो ध्यान रखना, इसका एक ही काम है, ऊर्जा देना।
और ऊर्जा देने के लिए इस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना होता है सेल में, और ये काम ब्लड ही करता है। अगर कोई फास्ट कर ले एक दिन तो शाम होते होते देखते होंगे लगता है कि शरीर कमजोर हो गया, मांसपेशियों में ताकत नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ग्लूकोज नहीं दिया उसको। और ज्यादा ग्लूकोज किसी का कम हो जाए तो आदमी को चक्कर आ जाता है, और कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाती है। जैसे छठ होता है बिहार में बड़े पैमाने पर, और छठ में क्या होता है, छठ बिहार का एक राजकीय त्योहार हो गया, और ऐसा त्योहार जो सबसे कठिन त्योहारों में से माना जाता है। मतलब जो करती हैं महिलाएं या पुरुष, उनके लिए बहुत कठिनाई होता है करने में, क्योंकि 2 दिन तक लगभग 48 आवर्स न तो पानी पीना होता है और न ही कोई भोजन लेना होता है। और इसके कारण से शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और कई लोगों को घाट पर नहीं पहुंच पाते हैं, अर्घ नहीं दे पाते, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। फिर क्या करते हैं डॉक्टर? सेलाइन चढ़ाते हैं, पानी चढ़ा देते हैं, और पानी चढ़ाते हैं एनर्जी मिलता है और बॉडी फिर काम करने लगता है। तो ये सारा खेल इसी का। ये जब तक नॉर्मल रहेगा शरीर काम करेगा, जैसे ही खराब कम होगा तो परेशानी होगी, और ज्यादा होगा तो भी परेशानी होगा। दोनों चीज में डैमेज है। इसलिए इसको लेवल को नियंत्रित करना, ना बढ़ने देना और ना ही घटने देना। घट जाएगा तो बेहोश हो जाएगा आदमी, और बढ़ जाएगा तो डायबिटीज पेशेंट हो जाएगा, तो बीपी, शुगर और ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है। तो दिखने में बहुत सिंपल लगता है, सिर्फ ग्लूकोज है जो हम रोटी, चावल, चीनी इन सब से प्राप्त करते हैं, फल ये सब खाते हैं तो ग्लूकोज बॉडी को मिलता है। लेकिन वो ज्यादा हो जाए तो परेशानी, और कम हो जाए तो परेशानी। ये दोनों चीजें से बचाने का काम ही इसका है। ये जो तीनों काम कर रहा है वही इस समस्या से बचाएगा। और इसे हमने कहा कि ये जीवन का बहुत बड़ा सार है, इसको समझना है। एग्जाम के लिए नहीं पढ़े, बॉडी को समझने के लिए पढ़े। बॉडी को समझेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन तो खुद ब खुद बन जाए। अब यहां पर ध्यान दें कि ग्लूकोज लेवल हमने कहा कि नियंत्रित करना तो मतलब होगा कि एक तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता होगा उसका कि कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि एक सामान्य स्वस्थ व्यस्क मनुष्य का, किसका? तो सामान्य स्वस्थ व्यस्क मनुष्य, व्यस्क मनुष्य का, मनुष्य मतलब मर्द औरत सब हो गया इसमें। लेकिन क्या कंडीशन लगा हुआ है? समान होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और व्यस्क होना चाहिए। बच्चे का नहीं और बूढ़े का नहीं। एडल्ट पर्सन का, जो युवा है और हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं, ऐसे व्यक्ति का अगर ब्लड निकालेंगे तो इनके ब्लड में जो ग्लूकोज मिलेगा वो 80 से लेकर 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड होता है। ये ध्यान रखना, इतना रहना चाहिए तो आप स्वस्थ हैं। इतना 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। तो ये पूछता है डाटा एग्जाम कि एक समान स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज कितना होना चाहिए? तो 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड निकाला जाएगा शरीर से। तो इतना ग्लूकोज है तो बॉडी को हेल्दी माना जाता है। अभी हमने कहा कि दोनों सिचुएशन गड़बड़ है, बढ़ना भी और घटना भी। तो 2 कंडीशन है मेडिकल साइंस में कि अगर 80-120 के बीच है तो स्वस्थ है वो व्यक्ति। लेकिन अगर ये लेवल इससे अगर ये घट गया, मतलब 80 से नीचे आ गया, 60 आ गया, 50 आ गया, 40 आ गया, मतलब घट रहा, ये ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? घट गया। तो मेडिकल साइंस में एक सिचुएशन कहा जाता है इसको, और सिचुएशन को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ये ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। तो एग्जाम में पूछेगा कि जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है तो उस स्थिति को कहा जाता है क्या? तो हाइपो मतलब कम होता, और ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज होता, मतलब ग्लूकोज कम गया इसलिए सिचुएशन हाइपोग्लाइसेमिया। लेकिन किसी किसी में ये 80 से ऊपर चला गया, मतलब बढ़ गया ग्लूकोज लेवल, 120 से भी ऊपर चला गया, 150, 200, 200, तो बढ़ जाएगा तो नाम बदलेगा। और मेडिकल साइंस में तब इसको हाइपर ग्लाइसेमिया कहा जाएगा। तो हाइपर और हाइपो दोनों ध्यान रखना। हाइपर ऐसे ही कहते हैं कि हाइपर हो गया मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो हाइपर मतलब टेंशन आ जाना, दिमाग बहुत गर्म हो जाना,
तो हाइपर हो गया किसी मैटर का। हाइपर मतलब ही बढ़ा हुआ, हाइपो मतलब घटा हुआ। तो ग्लूकोज घट गया तो हाइपोग्लाइसेमिया, बढ़ गया तो हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपर टेंशन इसी की वजह से होता है। जिस व्यक्ति के ग्लूकोज बढ़ने लगेगा रक्त में, वो जल्दी गर्म होगा, किसी बात बात पर झगड़ा कर लेगा, बात बात पर टेंशन कर लेगा। तब लोग कह देते हैं, एक आम आदमी समझ जाता है कि लगता है ये इसका ब्रेन ज्यादा गर्म रहता है, ये हाइपर टेंशन का पेशेंट हो गया, बीपी इसका हाई हो जाता। तो बीपी, ग्लूकोज, हाइपर टेंशन, ये सब इसी का प्रभाव है, इसका ग्लूकोज का। और ये सिचुएशन दोनों ना किसी को हाइपरग्लाइसेमिया हो और ना हाइपोग्लाइसेमिया हो, इसी के लिए तीनों बैठा हुआ। कौन कौन? ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। ये काम करता रहेगा तो ये नॉर्मल रहेगा, घटे बढ़ेगा नहीं। तो ये ध्यान रखना है, अल्फा सेल ये करेगा, बीटा सेल ये बनाएगा, डेल्टा सेल ये बना करके इसको बढ़ने पर यहां ले आएगा, घटने पर फिर यहां ले आएगा, तो आदमी नॉर्मल रहेगा। लाएगा कैसे? अब ये सोचना। हमने कहा कि जिज्ञासा पाले। अब इतना पढ़ ली तो आप दिमाग में एक खुदबुदी होनी चाहिए, क्या कि आता कैसे ये नीचे या बढ़ता कैसे नीचे। ये सोचना शुरू जिस दिन कर देंगे तो फिर आपका एग्जाम में कोई सवाल बचेगा नहीं, आप आसानी से बना पाएंगे। अब रटेंगे तब तो फिर कुछ होगा नहीं। समझने का प्रयास करें कि होता कैसे। तो ध्यान रखना है, जिज्ञासा सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है, ध्यान रखना। नचिकेता का नाम सुने होंगे, और नचिकेता के पिता ऋषि मुनि थे और यज्ञ किया करते थे। तो यज्ञ करते थे तो अग्नि को, फल को, सब कुछ को हवन किया जाता अग्नि में। तो नचिकेता पिताजी से पूछते हैं, बैठे हुए थे हवन के सामने, तो पूछते हैं कि किनको दे रहे हैं? तो अग्नि को समर्पित कर रहे हैं। ये किसको दे रहे हैं? तो पृथ्वी को समर्पित कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं? तो ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। तो अंत में नचिकेता ने कह दिया कि मुझे किसको देंगे? तो पिताजी चिढ़ गए कि ये इतना क्वेश्चन करता है कि एकदम दिमाग खराब कर देता है क्वेश्चन पूछते पूछते। तो कह दिया तुम्हें मैं यमराज को दे दूंगा, अब मैं तुमसे तंग आ गया। और जैसे ही बात निकला उनके मुंह से, नचिकेता ने यमराज को पकड़ लिया। यमराज होता क्या है भाई, है कौन ये? और चल दिया उसके पीछे। यमराज को ढूंढते ढूंढते पहुंच गया यमलोक। और तब नचिकेता को जन्म और मृत्यु का ज्ञान हो गया कि जन्म मृत्यु क्या होता है और कैसे पृथ्वी पर होता है। अगर वो जिज्ञासा नचिकेता में नहीं होती तो वहां नहीं पहुंच पाते। और इसलिए जिज्ञासा होनी चाहिए किसी विषय को जानने का। अब यहां पर जो हमने कहा कि ग्लूकोज लेवल को घटना बढ़ने से रोकना, तो होगा कैसे? अब होता क्या है जो समझिए। होता क्या है कि सभी के ब्लड में जो स्वस्थ व्यक्ति इतना ही होता है ग्लूकोज, नॉर्मली टेस्ट करेंगे इतना ही मिलेगा। लेकिन यदि कोई भोजन करे, भोजन करना है सबको, और भोजन करेगा और पता हो कि उनको 6 रोटी खाते हैं, वो पहला ध्यान रखें, 6 रोटी खाते हैं और 6 रोटी खाते हैं, लेकिन वो दिन भर में काम 4 रोटी का करते हैं। क्या मतलब? डोज ज्यादा ले रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो 6 रोटी जो लिए, जरूरत 4 ही रोटी का था बॉडी, जो आजकल डाइटिंग का फैशन है, हीरोइन डाइटिंग करते हैं। तो क्या करते हैं, 4 रोटी का उनका वर्कआउट है तो 4 ही रोटी वो खाएंगे, 5 रोटी नहीं खाएंगे। होता क्या कि जैसे कि 6 रोटी खाए, 6 रोटी खाया पर 4 रोटी का काम करके खर्च कर दी। ऊर्जा तो खर्च होगा क्योंकि ये एनर्जी देगा, ये तो एनर्जी में खपत होता है भोजन का। तो काम करके आपने 4 रोटी खपत कर दिया, 2 रोटी बच गया जिसका एनर्जी खपत नहीं हो पाया। तो एनर्जी क्या होगा, ये स्टोर होगा। पैसा कोई कमाता है, सैलरी जिसको मिलती है 50,000, और 50,000 में अगर वो महीने का 40,000 खर्च करता है तो 10,000 तो बच गया ना उसके पास। तो 10,000 क्या करेगा, बैंक में जमा कर देगा, जमा करता रहेगा हर महीने। फिर जब कभी इमरजेंसी पड़ेगा तो उस पैसे को निकालेगा। तो जस्ट वही है कि जितना अगर ग्लूकोज है जरूरत उतना ले रहे हैं तब तो ठीक है। अगर ज्यादा ले लिए, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको जमा करना होता है, पहला चीज ध्यान रखना। तो होगा क्या कि 4 रोटी का आपका वर्कआउट है, 6 रोटी खाए तो 6 रोटी में क्या हो गया कि 2 रोटी एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये 2 रोटी वाला को जमा होना। तो जमा रोटी को नहीं होना, ग्लूकोज को होना। मतलब ग्लूकोज जितना चाहिए था वो ज्यादा ले ली। ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज
मान लेते हैं कि 120 तक होना चाहिए और जो रोटी खाया वो 150 ले लिए, तो 150 ले लिए मतलब 120 तक रेंज है, 150 ले लिए मतलब बच गया कितना, 30 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया। लिए ना 120 तक होना चाहिए था, 150 ग्राम खा लिए किसी भी माध्यम से, तो 30 ग्राम क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। अब ये 30 ग्राम ग्लूकोज जो है, 30 ग्राम ग्लूकोज बॉडी में अतिरिक्त चला गया, जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी को। तो ये अब क्या होगा, इसको जमा करना है, तो जमा तो ऐसे होगा नहीं, ग्लूकोज घुलनशील है, ब्लड में घुला रहता। तो जैसे ही ये ज्यादा हो गया, ये ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा हो गया, तो करेगा क्या कि जैसे ही ज्यादा होगा तो ये सेल एक्टिव हो जाएगा, कौन, बीटा सेल। और याद रखना है कि जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो कौन कोशिका काम करता है, तो बीटा सेल काम करता है। और बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। तो ये इंसुलिन यहां बनाना शुरू करेगा, और ये इंसुलिन बनाएगा, तो ये इंसुलिन के द्वारा ये ग्लूकोज बदल जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में बदल गया। जो 30 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिए थे वो चेंज हो गया किसमें, ग्लाइकोजन। और ये जा करके जमा हो गया कहां, तो हम पढ़ा चुके हैं, जो बढ़िया से पढ़ रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमको पता है, उनको सब पता है। रिप्लाई करते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि कौन किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि ग्लूकोज अब लीवर में जाकर स्टोर हो गया, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप। किसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से। अब जो एक्स्ट्रा था, अब ये ग्लाइकोजन बन गया, तो ये वाला तो खत्म हो गया, तो जो था ये चेंज कर गया, अब ये बन गया, तो फिर 150 से घट करके कहां पहुंचे, 130 120 पर आ गए। ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर दिया, बढ़ गया था तो फिर घटा करके 120 पर ले आए। कौन कर दिया, बीटा सेल कर दिया, और हार्मोन के रूप में इंसुलिन कर दिया। अब दूसरा सिचुएशन सोचिए कि यही व्यक्ति है, एक महिला है ये, और यही छठ करने चले गए। तो 2 दिन तक मैंने कहा 48 घंटा भोजन लेना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है, लेकिन बॉडी को तो काम करना है, हृदय धड़क रहा है, ब्लड दौड़ रहा है, दिमाग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वो तो एनर्जी चाहिए उसको काम करने के लिए। लेकिन आपने भोजन लिया नहीं, जो 120 चाहिए था वो भी नहीं दिया आपने। परिणाम स्वरूप ये 120 से घट गया, और घट करके 80 से भी नीचे आ गया, और उस व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल 50 ग्राम पहुंच गया। मतलब ग्लूकोज नहीं लिए, भोजन नहीं किए 2 दिन, घटते घटते आ गया 50 ग्राम पर। जैसे ही 50 ग्राम होगा, बॉडी कमजोर हो जाएगा, खड़ा होने में दिक्कत होगा, लगेगा कि लेटे रहे, मांसपेशियां दर्द करेगी। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज घट गया। अब ग्लूकोज जब घट गया, और इसको पहुंचना 120 पर, अभी हम क्या कहते हैं कि पैसा जब 10,000 बच जाएगा महीने में खर्च के बाद, बैंक में रख देंगे, इमरजेंसी पड़ जाएगा तो क्या करेंगे, बैंक से निकाल लेंगे। सेम चीज है, एक बैंक है इसके पास जो रखे हुए क्या, ग्लाइकोजन, जो पहले ज्यादा था उसको जो जमा करते आ रहा है, तो जमा है कहां, लीवर में। अब ये ग्लाइकोजन को जो इमरजेंसी के लिए रखे हुए शरीर, जब आप नहीं लिए, भोजन 2 दिन नहीं किए, तो यहां पर ये ग्लाइकोजन पर काम करेगा। और काम कौन करेगा, अब काम करेगा ये ग्लूकागोन। कौन काम करेगा, ग्लूकागोन, जो अल्फा सेल। तो यहां पर काम करेगा ग्लूकागोन, और जब काम करेगा तो ये जो जमा है ग्लाइकोजन, ये फिर से चेंज होगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये जो जमा था अब 50 ग्राम फिर बढ़ेगा और पहुंच जाएगा कहां तक, 120 तक। तो दोनों सिचुएशन को मेंटेन करेगा। घटेगा तो बढ़ा देगा कौन, ग्लाइकोजन, और बढ़ेगा तो इंसुलिन कमा देगा। घटेगा तो ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन चेंज करेगा ग्लूकोज में, और बढ़ेगा तो ग्लूकोज को इंसुलिन चेंज करेगा किसमें, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहां स्टोर होगा, लीवर में, और लीवर से टूटेगा तो फिर जाकर ब्लड में ग्लूकोज दौड़ने लगेगा। तो घट गया तो बढ़ाना है, बढ़ गया तो घटाना है, और यही सारा काम कौन कर रहा है, ये पैनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट कर रहा है। तो ये दोनों का फंक्शन हो गया। ये ग्लूकागोन का किया तो इसने ग्लाइकोजन को चेंज कर दिया ग्लूकोज में। इंसुलिन क्या किया, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था ब्लड में, उसको चेंज किया ग्लाइकोजन। प्रक्रिया पूरा हो गया। लेकिन ये दोनों कब काम करे,
कब ये काम करे और कब ये काम करे, इसके लिए यहां बैठा हुआ ये रेगुलेटर सोमैटोस्टैटिन, कि जब ग्लूकोज बढ़ने लगता है ब्लड में तो ये मैसेज देता है इसको, इंसुलिन को, कि अब तुमको काम करना है। और जब घटने लगता है तो ग्लूकागोन को मैसेज देता है कि अब तुमको काम करना है। मतलब इन दोनों का नियंत्रण का चाबी किसके पास है? सोमैटोस्टैटिन के पास। तो पूछ दिया कि सोमैटोस्टैटिन का कार्य क्या है, तो कहेंगे इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन की क्रिया को नियंत्रित करना, इतना ध्यान रखना। तो यही पूरा ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर दिया। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, जो शरीर स्वस्थ है तब होगा, एकदम कोई तबीयत खराब नहीं है, बीमारी नहीं है तब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में ये काम होता ही नहीं है, मतलब इसको हम मिटा रहे हैं, अब समझना है आगे। तो अब जो यहां देखना है वो हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज को मेंटेन कर दिया, लेकिन दो इंपॉर्टेंट क्रिया है यहां पर जो हुआ अभी। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला, तो ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज था एक्स्ट्रा और इस ग्लूकोज को इंसुलिन चेंज किया, तो ये इंसुलिन चेंज किया और किसमें बदला? ग्लाइकोजेन में बदला। तो इस क्रिया को साइंस में एक नाम दिया गया जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। दूसरा क्या है कि जब ग्लाइकोजेन ग्लूकोज घटने लगा तो इसी ग्लाइकोजेन को ग्लूकागोन कार्य करता है और चेंज कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। तो फिर यह क्रिया एक अलग नाम से जानी जाती है, तब इसे ग्लाइकोजीनोलिसिस कहा जाता है। ये ग्लाइकोजेनेसिस और ये ग्लाइकोजीनोलिसिस, और ये काम इंसुलिन और ग्लूकागोन के द्वारा। और सोमैटोस्टैटिन ये दोनों को काम करेगा और दोनों को रेगुलेट करेगा ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल एक व्यक्ति का हमेशा नियंत्रित रहे, वो कभी भी बदले नहीं, 80 से 120 के बीच काम करता रहे और आदमी स्वस्थ रहे। लेकिन होता क्या है कि कुछ व्यक्तियों में किसी कारणवश बीटा से कार्य नहीं करता, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। और इंसुलिन जैसे ही कम गया तो कौन प्रोसेस बंद हो जाएगा? इंसुलिन कम गया तो प्रोसेस बंद हो जाएगा ये वाला, चूंकि इंसुलिन है ही नहीं, तो ये क्रिया नहीं हो पाएगा। कौन? ग्लाइकोजेनेसिस। और जैसे ही ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगा तो जो ग्लूकोज बढ़ा है वो हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा, और जब हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा तो इस सिचुएशन को एक नाम दे देंगे जिसे डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, क्या कह रहे हैं? डायबिटीज मेलाइटस। इसी को हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, मधुमेह की बात। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसी की वजह से हो रहा है, और ये पैनक्रियाज के जो इंडोक्राइन पार्ट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके कारण हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अब यहां के बाद आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सोक्राइन पार्ट को। तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या है इसको ध्यान रखना है, उसको बाद में देखेंगे। पहले आज थोड़ा सा और ध्यान दे दें कि डायबिटीज मेलाइटस जब हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब नॉर्मल से ग्लूकोज लेवल हमेशा ज्यादा मिलेगा, कभी वो कमेगा नहीं, क्योंकि इंसुलिन ये काम ही नहीं कर पा रहा कि बढ़े हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में चेंज कर दे, और नहीं चेंज कर पा रहा है, इसलिए ये ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा मिलता। और तब ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए व्यक्तियों को इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता कि बाहर से जब बॉडी में नहीं बन रहा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे तो वो व्यक्ति के ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करेगा और ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। लेकिन
एक और इंपॉर्टेंट काम जो हो रहा है कि जब हो जाता है तो वो व्यक्ति जो डायबिटीज पेशेंट है, जिसको मधुमेह रोगी कहा जाता है, जिनको डायबिटीज हो गया, ये रोगी ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए, ग्लूकोज बॉडी में ना बढ़े, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट स्वीटनर का प्रयोग करते हैं। स्वीटनर मतलब मीठा करने वाला, और इस स्वीटनर का नाम अस्पार्टेम है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा। और इसी के द्वारा मेडिकल साइंस में शुगर फ्री टैबलेट बनाया जाता है। जो एग्जाम में कई बार पूछा है कि मधुमेह रोगियों के लिए स्वीटनर का निर्माण किया जाता है, किसके कारण? तो एस्पार्टेम के द्वारा। और यह एस्पार्टेम बड़े पैमाने पर आज यूज हो रहा है भारत में, जो कि सबसे अधिक पेशेंट भारत में ही। तो इसको समझना है। तो यही आपका फंक्शन था पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट का। अब यहां के बाद हम लोग मधुमेह पर थोड़ा सा बात करेंगे अगले क्लास में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट का। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले विषय में अगले क्लास में। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को जरूर देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो सब मिलकर एक बार बोलिए, जय हो मैया की।